अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनको लिखते हैं। पाठ के जो लेखक होते हैं ना, सब लेखकों के या सब कवियों के आपको नाम पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन्स में आपको अपना एक्यूरेट आंसर लिख देना है, ठीक है। ये हाफ मार्क्स का, ये हाफ मार्क्स का 1 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल गई। कवि कविता का नाम। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th NIOS बोर्ड हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो रहेगी क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हिंदी का एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है एंड हमें हर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कैसे आपको अपना एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है एंड मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रही हूँ उनको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे क्वेश्चंस की, आपको उतना लिखने में आंसर्स आसानी होगी, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपको याद रखने हैं, बाकी आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो। टोटल 3 घंटे का टाइम होने वाला है आपके पास एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, खंड क एंड खंड ख, ठीक है। एंड इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 37 क्वेश्चंस हैं टोटल एंड सारे प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कंपलसरी लिखना है, ठीक है। एंड और क्या था, हाँ बस यही था कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस के आगे आपके अंक लिखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चंस के क्या क्या मार्क्स है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है, ठीक है। अब आपका जो खंड अ है, खंड अ मतलब जो आपका पार्ट ए है, उसमें सारे MCQs हैं, ठीक है। सारे उसमें MCQs हैं। अब प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको अपने आंसर शीट में इन जो फिलअप्स हैं उनके ब्लैंक्स फिल करने हैं, फिल करके लिखने हैं। फर्स्ट जो है, चंद्रगहना से लौटती बेर में चंद्रगहना एक डैश है, ठीक है। चंद्रगहना से लौटती बेर में चंद्रगहना जो है ना, या ये क्या है, ये एक स्थान है, ठीक है, स्थान। आज़ादी कविता के अनुसार डैश आज़ादी है, ठीक है। अब आज़ादी आपकी कविता है, उसके अनुसार आज़ादी क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा आंसर है। अनिवार्य की पूर्ति, ठीक है। कबीर सेकंड पढ़ते हैं। अब अथवा अगर लिखा होगा, अथवा मीन्स और, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, जो आता होगा वो अटेम्प्ट करना अच्छे से, जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मुझे आता है, ये सही जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर ने बढ़ते जल की तुलना किससे की है, कबीर ने बढ़ते जल की तुलना धन से की है, ठीक है। अथवा या तो आपको कोई एक करना है, मैं सारे कराऊंगी आपको। निम्नलिखित कविताओं और कवियों का सही मिलान वाला विकल्प चुने, ठीक है। तो आपका ये क्या जाएगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, मिथैली शरण गुप्त, आज़ादी, बालचंद्रन चुल्लीकाड़, आह्वान केदारनाथ अग्रवाल, ये सही है हमारा, ठीक है। इस कविता के जो लेखक थे वो यही थे, ठीक है। उसके बाद तो आपका मिलान आ जाएगा, इसमें सी ऑप्शन चूज़ किया हमने। बाकी नेक्स्ट चलो थर्ड प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब आपको ये भी फिलअप्स है, या तो आपको एक शब्द में आंसर देना है या तो वाक्यांश में आंसर देना है, ठीक है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से अभिप्राय है कि वह रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में पौखर शब्द डैश के लिए आया है। पौखर शब्द किसके लिए आया था, तालाब के लिए, ठीक है। आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे डैश करके बढ़ गए। कठिन परिश्रम
कठिन कठिन परिश्रम। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में फाग गाता मास फागुन आ गया है जैसे डैश अलंकार का उदाहरण है। मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण। निम्नलिखित में से किन्हीं दो, आपको एनी टू बोला है, आपको ऐसे क्वेश्चंस ना अच्छे से पढ़ने हैं। किन्हीं दो प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, डैश कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमान पहिए डैश है। आज़ादी कविता, यहाँ कौन सी कविता की बात हो रही है? आज़ादी। आपको इतना तो पढ़ा ही होगा, अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा। गतिमान पहिए विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव्स, जो कि किसी चीज़ को किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, कवि ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना डैश से और घड़े की तुलना डैश से की है। कुम्हार की तुलना किससे की थी? गुरु से। एंड जो घड़े की तुलना थी किससे की थी? शिष्य से। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में बांधे मुरेठा शीश पर डैश के लिए और देह की पतली कमर की है लचीली डैश के लिए प्रयुक्त हुए हैं। चने, क्या आंसर होगा? चने और अलसी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न के रिक्त स्थान भरिए। खैर खून खांसी खुशी में डैश अलंकार है क्योंकि डैश। क्या है ये सब? अनुप्रास। ये सब में क्या अलंकार यूज हुआ है? अनुप्रास, क्योंकि इसमें जो है ख वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, ख वर्ण की आवृत्ति। आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शादीर्घ तन्हाई डैश भाषा के हैं और लैम्प पोस्ट शब्द डैश भाषा का है। ये जो दो वर्ड्स हैं, ये कौन से भाषा के यूज किए गए थे? फारसी। और जो लैम्प पोस्ट वर्ड है, ये तो अंग्रेजी का ही वर्ड है, ऑफ कोर्स, अंग्रेजी। ऊंचे कुल का जन्म मिया दोहे में डैश की प्रेरणा दी गई है। इस दोहे में डैश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कर्म की प्रेरणा दी गई है इसमें। ठीक है, एंड दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सावर्धिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पूर्ण चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर थी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने भी। है निश्चित किस जगह पर सरित गिरी ग्वार मिलेंगे, है निश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी है भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के भर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, तो खौल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले का भाव क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ख, यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर ले। ठीक है, कविता में सरित गिरी ग्वार प्रतीक है किस चीज़ के? मार्ग की बाधाओं के। काव्यांश का मूल विषय है। काव्यांश का क्या मूल विषय है? जीवन की अनिश्चित में यात्रा की निरंतरता। काव्यांश में डैश और डैश अलंकारों का सौंदर्य है।
अनुप्रास उपमा, मानवीकरण अनुप्रास, अनुप्रास विरोधाभास या अनुप्रास रूपक। अनुप्रास रूपक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया? चौपट। ठीक है, नेक्स्ट। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का क्या नाम है? किशोर। ठीक है, किशोर। फोटो के नीचे छुपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? कैप्शन। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य डैश करना है, गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर लिखो। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय ये है कि वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था, वह बहुत शोर मचाता था, वह दिन भर खूब शरारत करता था या काम से बचने के बहाने ढूंढा करता था। वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। साथ में मार्क करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर के इस कथन से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? उसने माँ बाप से बहुत सारा कर्जा लिया है, उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना है, उसे माँ बाप प्रति कर्तव्य का एहसास है, उसको अपने कर्तव्य का एहसास है। 10th। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बिना युद्ध के नवाब को बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मीर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शतरंज के बादशाह को बचाना अधिक आवश्यक था। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का ये संवाद घास तो आपके अब्बा जान छिलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं, संकेत करता है कि मीर की प्रतिकार भावना, ये इसको संकेत करता है। आपने अपने मित्र को पत्र लिखा, यह पत्र किस प्रकार का होगा? अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र वो होता है जो हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनको लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक मतलब जो कि फॉर्मल होते हैं, ओके, उनको लिखते हैं। विस्तार से कही गई बात को कम शब्द में व्यक्त करना की कला कहलाती है भाव पलवन। ठीक है, नेक्स्ट। रिक्त स्थान भरिए, ये भी सेम है। अंधेर नगरी पाठ में टके सेर भाजी, टके सेर खाजा कथन के निहित व्यग्न अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? क्योंकि उनको गुणों की कदर नहीं है, गुणों की कदर नहीं है। अंधेर नगरी पाठ में महंत ने नगर छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्योंकि भावी संकट की आशंका थी। ठीक है, भावी संकट की आशंका थी। समाचार सूत्र, नेक्स्ट 13th। समाचार सूत्र में ये शामिल नहीं होता कि समाचार कैसे प्राप्त हुआ। समाचार कैसे प्राप्त हुआ। अखबार का संपादकीय डैश पर आधारित होता है, समाचारों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? देखो, इनसे हमें समझ आ रहा है ना कि पाठ का नाम तो याद ऑफ कोर्स हो ही जाता है, बट पाठ के जो लेखक होते हैं ना, सब लेखकों के या सब कवियों के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी तक क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं लेखक के ऊपर। ठीक है, तो वो मस्टली आपको लर्न करना है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक ने डैश की विचारधारा का संकेत किया है। किसकी? महात्मा गांधी की थी, महात्मा गांधी। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अंधेर नगरी नाटक के डैश तत्व का कारण वह अन्य विधाओं से भिन्न है। अभिनेता
अभिनेता। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, किन्हीं दो की पहचान कीजिए, एंड स्थान भरिए। देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। किस पात्र का है ये? किसके पात्र का है? किशोर। किशोर। बच्चा बहुत लोभ नहीं करना, महंत। इसके पात्र कौन है? महंत। इतनी लौ खुदा से लगते तो वही हो जाते, बेगम ने बोला ये। बेगम। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। किसने बोला ये? गौरैया। नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं दो कथन उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए वे सही है या नहीं। नाखून क्यों बढ़ते पाठ में पशुता से आशय है बुरी प्रवृत्तियाँ। सही। विज्ञापन का उद्देश्य भाषा शिक्षण होता है। गलत। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गलत। बहादुर चोरी के झूठे आरोप के कारण घर से भाग जाता है। सही। डैश के मदद से सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है और डैश का संदेश देता है। मैना आत्मविश्लेषण, बया परिश्रम, गौरैया निस्वार्थ प्रेम, कोयल शांति। ग रहेगा इसका आंसर। ठीक है। सूखी राजकुमार कहानी में डैश के द्वारा बार बार मिस्र देश जाने की बात की गई है। इससे हमें समझ सकते हैं कि उसमें गौरैया, ठीक है, सूखी राजकुमार कहानी में गौरैया के द्वारा बार बार मिस्र देश जाने की बात की गई है। इससे हमें समझ सकते हैं कि उसमें ऐश्वर्या के प्रति आकर्षण है। ओके, नेक्स्ट, नीचे दिए गए पाठों के पात्रों के दो सही युग्म चुनिए। बहादुर का कौन था पात्र? बहादुर का कौन था? किशोर। शतरंज के खिलाड़ी का मीर्जा। सूखी राजकुमार का गौरैया, एंड अंधेर नगरी का गोवर्धन दास। निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: भूमिका, विषय, विषय वस्तु। डैश निबंधों में कल्पना की प्रधानता रहती है। भावात्मक। विचारात्मक निबंधों में डैश तत्व की प्रधानता रहती है। बुद्धि। बुद्धि। किसी दर्शनीय स्थल पर आधारित निबंध डैश निबंधों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर लिखिए। चलिए लिखते हैं। गद्यांश है ये, पढ़े अच्छे से। विकास और पर्यावरण के मुद्दे और उनके परस्पर संबंध आध्यात्मिक महत्व के हैं, खासकर भारत में संदर्भ है। पहली प्राथमिकता तो यह है कि सभी लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सके और पर्यावरण और उसकी संपदाओं का किसी प्रकार का बाधित दोहन न हो सके। आर्थिक विकास की उच्च ऊर्जा पर आधारित जीवन शैली ने भौतिक समृद्धि को बढ़ाया है। विकासशील देश आज पर्यावरण संकट और विकास के संकट दोनों से घिरे हुए हैं। ये दोनों ही संकट एक दूसरे की तीव्रता और परस्पर प्रतिक्रिया से समस्या को और गहरा बना रहे हैं। एक तरफ तो असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्याओं का कोई अंतर नहीं दिखाती और जिन्हें विकास की प्रक्रिया द्वारा सुलझाना है, दूसरी तरफ पर्यावरण का शोषण बढ़ता ही जा रहा है। रोचक तथ्य यह है कि वायु और जल के प्रदूषण
की समस्याएं विकासशील विश्व में बढ़ती ही जा रही है और अधिकांश स्थानों पर इन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है। भारत को वर्तमान समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। भारत के संदर्भ के विकास और पर्यावरण के मुद्दे का अद्वितीय होने का कारण हो सकता है कि वैज्ञानिक आधार ना होना। विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने के अभिप्राय है पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना, भौतिकता की इच्छा रखना, विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। हम डैश अब भी सचेत नहीं हैं। हम वायु और जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या से अब भी सचेत नहीं हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बुरी तरह हारना, मुंह की खाना, मुंह की खाना, गागर में सागर भरना। मुहावरे से आशय है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। या तो देखो इसका ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, दोनों ही सेम है, ठीक है। तिरंगा में डैश समास है। क्या समास है तिरंगा में? द्विगु। यशाशक्ति में डैश समास है। अव्ययी भाव निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वहाँ भारी भीड़ लगी थी, वहाँ भरकम भीड़ थी, वहाँ भारी भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ भारी भीड़ भाड़ जमा थी। कौन सा है इसमें से ठीक? ग शायद, हाँ ग ही है, ठीक है। ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ईश्वर के अनेक नाम हैं, ईश्वर के नाम अनेक हैं, ईश्वर के अनेकों प्रकार के नाम है। ईश्वर के अनेक नाम हैं, ठीक है, ये हो गया डन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 24। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य कौन सा है हमें वो बताना है। मेरा सपना फौजी बनने का है, जो मेहनती होते हैं उन्हीं सभी सराहते हैं, वह दौड़ते दौड़ते दूर निकल गए, यह किताब अच्छी तो है पर महंगी है, वो मेहनती होते हैं उन्हें सभी सराहते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आप चाय पिएंगे या लस्सी? सुबह होते ही काम शुरू हो गया, जैसे ही शाम हुई वह घर आ गया, कब गिरते ही टूट गया। ये वाला इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 25 करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। महेंद्र का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब वर्ड्स को आपको तोड़ के लिखना है, बहुत ईजी होता है ये संधि विच्छेद। जैसे महेंद्र का क्या होगा? महा प्लस इंद्र, महेंद्र। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परि आवरण, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। सतानंद, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। माध्यमिक शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग हुआ गया है। इक प्रत्यय क्या है? प्रत्यय छाट के लिखना है इसमें, इक, ठीक है। इसमें क्या है? तव, ठीक है। फिर उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे का, इसमें क्या है? अन, अन। इसमें क्या है? अप, अप। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। शत, अंग, षष्ठ, 20 में से तद्भव शब्द है कौन सा? इसमें से तद्भव शब्द है 20, ठीक है, 20। सीधा मार्की कर देती हूँ ना। निकास, न्याय, निर्जीव, नौकर में से तत्सम शब्द है, वेट, इनमें से क्या था? 20 था आंसर। इसमें क्या होगा? तत्सम शब्द कौन से? इसमें से निर्जीव। डॉक्टर, जिंदगी, डोंगा, स्कूल में से देशज शब्द, देशज शब्द क्या है? डोंगा। भात, रोड़ा, अग्नि, एहसास में से विदेशज शब्द क्या है? एहसास, ठीक है। तो ये हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं खंड ब की तरफ, जिसमें आपके सारे रिटन आंसर्स होंगे, जिसमें आपको सारे आंसर्स बना के लिखने हैं, ठीक है। एंड जैसे मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन्स में आपको अपना एक्यूरेट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 28th क्वेश्चन है आपका, जो कि काव्यांश को पढ़ के आपको कवि और कविता का नाम बताना है, ठीक है। एंड काव्य मतलब जो काव्य जो भी स्पष्ट करना चाह रहा है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसमें बताना है। फर्स्ट है जैसे, जो जल बाड़े नाव में घर के बाड़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही स्यानो काम। अब देखो इसमें आपको समझ आ रहा है, इतना तो मेरे को भी समझ आ रहा है कि हाँ ये दोहा है, ठीक है। लैंग्वेज से समझ आ जाती है हल्की बहुत, ओके। तो ये एंड अथवा, अगर आपको ये अच्छे से आ रहा है कि हाँ मुझे इसका मतलब वगैरह अच्छे से पता है, कवि का नाम पता है, लेखक का नाम पता है, कर देना, ठीक है। ये वाला कर देना। नहीं तो ऑप्शन है आपके पास, उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने, क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है एंड कैसे आप अपना आंसर फॉर्म करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, जो जल वाला मैंने बताया था दोहा है, कवि इसके कबीर होंगे। ये कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1 मार्क का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो इतने अच्छे से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपको बताया गया है। ये हाफ मार्क्स का, ये हाफ मार्क्स का, 1 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल गई कवि कविता का नाम बता के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 1 मार्क में जो मेन दोहे का मतलब है, ठीक है, जो भी दोहा या जो भी लाइन्स है उसका मतलब क्या है आपको वो लिखना है 1 मार्क में। फिर 2 मार्क में आपको उद्देश्य लिखना है कि उसका बताने का उद्देश्य क्या था लेखक का, एंड फिर आपको किसकी बात की गई है, कौन सी भाषा यूज़ की गई है, एंड ये भी लिख सकते हो आप, ये हर दोहे में लिख सकते हो कि सहज भाषा में गहरी बात का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। ये तो पढ़ते हैं, यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में धन की अधिकता हो जाए तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी भरते से उसका डूबना निश्चित है। इसी तरह यदि घर में आवश्यकता से अधिक धन आ जाए तो उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियाँ लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित है। नाव में जल और घर में धन जैसे 2 भिन्न स्थितियों में समानता स्थापित की गई है, साथ ही इसे नीतिगत उद्देश्य को सरल और बोधगम्य बनाया गया है। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया, ठीक है। आपको ये उद्देश्य वगैरह सब बता देना है इसमें। फिर नेक्स्ट वाला करते हैं, उस्ताद जी वाला पाठ क्या है इसका, आज़ादी, एंड कवि क्या है, बालचंद्र वाला, बालचंद्रन चुल्लीकाठ, ठीक है। इस प्रश्न के साथ शागिर्द ने कई संदर्भों का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ जानना चाहा। उसने अपने हिसाब अपने उस्ताद को के सामने से जिज्ञासा रखी कि क्या चारगाह में नन्हे से बछड़े का उछल कूद करने का बेफिक्र और खुश रहने की आज़ादी कहेंगे। दूसरा संभव देते हुए शागिर्द ने पूछा कि क्या असंभव समझने जाने वाले काम को पूरा करने का नाम आज़ादी है, क्योंकि सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का दुस्साहन ऐसे ही है। भाषा सरल यूज़ की गई है, सरज आसान बोलचाल के शब्द है। अरबी शब्द इसमें मुसाफिर यूज़ किया गया है। फारसी शब्द में उस्ताद, दर्जी और शादिर, एंड विशेषण क्या है इसमें, नन्हा सा। कविता का मूल भाषा क्या है, मलयालम। सहज भाषा में किया गया अनुवाद है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको बताना है जैसे हमने ऊपर देखा। एक क्वेश्चन हो गया आपका, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको पूछे कि आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित अवतरण की संप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है इसमें, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी, ठीक है। अथवा करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, ओके। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर कैसे लिखना है इसमें।
पर जो कपड़े ना सिएगा वाला का है प्रसंग। प्रसंग मतलब आपको बताना होता है ये किस कविता से ली गई है वगैरह वगैरह वॉटेवर, वो आपको बताना है। अभी देख लेते हैं। देखो जैसे प्रस्तुत अंश बालचंद्र चल्लिकाड़ की कविता आज़ादी से लिया गया है। इसमें दर्जी का शागिर्द आज़ादी के बारे में प्रश्न करता है और वह अलग अलग ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इस पर दर्जी उसे कर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इस पर एकदम हल्का सा कंक्लूड टाइप कर दो, फिर व्याख्या में आपको पूरा बताना है। व्याख्या में आप पूरा मतलब बताओगे कि सील की नोक पर आज़ादी टिकी हुई है, सुई चलती रहेगी, कपड़े सिए जाएंगे, अर्थात कर्म जारी रहेगा तो आज़ादी बनी रहेगी। कर्म करने में ही आज़ादी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उससे अपेक्षित कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। आज़ादी का आनंद वही ले सकता है जिसने उसके लिए परिश्रम किया है। ठीक है, जिसने कार्य नहीं किया है उसे सपने देखने और आज़ादी भोगने का अधिकार नहीं है। आज़ादी को भोगने के लिए कर्तव्यबोध अधिक आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट करो। करत करत डैश परत निशान वाला, इसका आंसर देख देते हैं हम। प्रसंग आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा कवि वृंद द्वारा रचित है। इसमें से अभ्यास की महिमा उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सशक्त रूप में व्यक्त की गई है। ठीक है, व्याख्या क्या है इसका? निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी विद्वान बन जाते हैं। जिस प्रकार कुएं के कठोर पत्थर पर भी रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। उदाहरण सील पर परत निशान उदाहरण होने के दृष्टांत अलंकार करत करत में अनुप्रास छंद दुआ। ठीक है, ऐसा करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम बढ़िया से। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर नैना देथ बताए सब दोहे में आंखों की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? आज़ादी कविता में क्या संदेश दिया गया है? निंदन को निकट रखने का क्या कारण है? आज़ादी कविता के अंत में शार्दुल ने सुई के धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? अब ठीक है, अब देखो एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चारों में से जो अच्छे से आए आपको वो अटेम्प्ट करना है एंड 20 से 25 शब्द में करना है, मतलब 2 या 2.5 लाइन्स। ठीक है, इसमें आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट का आंसर है नैना देत बताए सब दोहे में आँखों के भावों की स्पष्ट प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। नैना के माध्यम से हृदय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावों को देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे साफ दर्पण स्पष्ट रूप से जो जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है। अब नेक्स्ट का करो। आज़ादी गुणवत्ता में कर्तव्य बोध की प्रेरणा देती है और कहा गया है कि मेहनत निष्ठा लगन से अपना कर्तव्य करने वाला व्यक्ति ही आज़ादी का सही मानने से अधिकारी है। थर्ड का देखते हैं। निंदक को निकट रखना लाभकारी है। वह हमारे स्वभाव के सभी नकारात्मक पशों को उजागर करता है जिन्हें सुधार कर हम अपने स्वभाव को उत्कृष्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ो। फोर्थ आपका आज़ादी कविता के अंत में शागिर्द को दर्जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्टि मिली, उसे जिज्ञासा शांत हुई कि आज़ादी कर्म करने का नाम है। ठीक है, वह अपने कार्य की ओर प्रेरित हुआ और सुई में धागा पिरोने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3, अब इनमें से भी आपको एनी 3 यू हैव टू चूज 20 to 25 वर्ड्स में लिखना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र कौन है और उनके आपसी संबंध का मूल आधार क्या है? सूखी राजकुमार कहानी में राजकुमार के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? शतरंज के खिलाड़ी कहानी में चित्रित नगर कैसा है? सूखी राजकुमार कहानी के रूप और कर्म में से किसे महत्व दिया गया है? ठीक है, फर्स्ट का आंसर बेटा। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली है। ठीक है, दोनों समृद्ध परिवार से हैं, अतः जीविका चलाने की कोई चिंता नहीं है। उन्हें आपसी संबंध का मूल आधार उनका शतरंज खेलने का व्यसन है। नेक्स्ट करते हैं। जब राजकुमार जीवित था वह केवल अपने सुख और ऐश्वर्य में ही रुचि लेता था। वह आत्मकेंद्रित था, परंतु मरने के बाद उसे सबके दुख दिखाई देने लगे। वह दुखी रहने लगा, मानवीय संवेदनाओं का संचार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। अमीर गरीब सभी किसी न किसी लत तथा विलासिता में डूबे हुए थे एंड सभी एक दूसरे से निरपेक्ष थे।
घ करते हैं कर्म को महत्व, कर्म को महत्व। पारम में राजकुमार की प्रतिमा की सब सराहने करते हैं, पर अंत तक यह प्रतिमा अत्यंत कुरूप हो जाती है। यद्यपि मेयर आदि को यह पत्थर का भिखारी मालूम होता है, परंतु गोरैया राजकुमार के कर्म सौंदर्य के कारण ही प्रेम करती है। ईश्वर गोरैया और राजकुमार को स्वर्ग में स्थान देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। 20 to 25 वर्ड्स। सूखी राजकुमार कहानी में गोरैया को स्वर्ग में स्थान क्यों मिलता है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अंत दुखद क्यों था? किसी भी कार्य की अति दुखदायी होती है। शतरंज के खिलाड़ी पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। समीक्षा मीन्स वही आशय स्पष्ट कीजिए। दैट्स इट। सेम। गोरैया राजकुमार की संगति में लोगों के दुख दर्द बांटती है, राजकुमार के गुणों से प्रभावित है, स्वयं अपने प्राण दे देती है। उसके प्रेम, समर्पण और त्याग के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। ठीक है। ख देखो, कहानी। शतरंज के खिलाड़ी के अंत में समाज की विलासिता में डूबे होने के कारण ना तो देश बचता है, ना ही व्यक्ति। नवाब बंदी हो गए और मीर और मिर्ज़ा अपनी झूठी शान के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में पूरी जनता रंग रंग में डूबी हुई थी। संसार में होने वाली घटनाओं के किसी की दिलचस्पी नहीं थी। अत्यधिक ऐश्वर्य, अकर्मण्यता के कारण जनता गुलाम रह गई। नवाब बंदी हो गए और मीर एवं मिर्जा जान से हाथ धो बैठे। अत्यधिक विलासिता अत्यंत घटक सिद्ध हुई। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वह वहां से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है ये प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा। जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे, उसकी तस्वीर से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब हैं और उसका सोना उतर गया है। ये तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम देता है। ठीक है। अब इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नमौलिक करते हुए बताइए। पहले तो पाठ और लेखक लिखना है, ठीक है, एंड फिर आपको बताना है पत्थर का भिखारी किसे क्या गया, कहाँ गया है, एंड गद्यांश का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। अब इसके पाठ है ये सूखी राजकुमार, एंड लेखक है ऑस्टर वाइल्ड। ठीक है। क का आंसर क्या है? जब राजकुमार अपने अंगों पर लगे बहुमूल्य रत्नों को दान कर लेंगे तो दुख दूर करता है, तो उसकी पहचान सूखी राजकुमार से पत्थर का भिखारी हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं। नगर का मेयर अपने चाटुकारों के साथ भ्रमण के दौरान देखता है कि राजकुमार की प्रतिमा पर लगे बहुमूल्य रत्न नहीं है, जिनके अभाव के में प्रतिमा कुरूप लग रही थी। कुरूप मतलब बेकार लग रही थी। इसलिए राजकुमार की प्रतिमा को पत्थर का भिखारी कहा गया है। मेयर को नगर की जनता के दुख नहीं दिखते, परंतु मूर्ति का भद्दापन दिख जाता है। सभासद भी चापलूस है, वे हर बात में हाँ भरते हैं। रूप का वर्चस्व है, कर्म का अभाव है। ठीक है। अब इसमें अथवा है, एक और भी पाठ है इसका। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। ठीक है। अब इसमें भी आपको पाठ और पाठ का लेखक लिखने हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण क्यों दे दिए? दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर क्यों रो रहे थे? लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर आंसर। शतरंज के खिलाड़ी पार्ट है, ठीक है। लेखक कौन है इनके? मुंशी प्रेमचंद। फर्स्ट का आंसर है, मीर और मिर्जा शतरंज की बाजी के दौरान अत्यंत हिंसक हो उठे और बिसात के मोहरों पर हुए झगड़े में अप्रासंगिक बातें भी होने लगी और दोनों ने एक दूसरे को से जख्मी हो प्राण दे दिए। नेक्स्ट का आंसर है, दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर इसलिए रो रहे थे क्योंकि शतरंज की लत के चलते जिन्होंने अपने कर्तव्य के सदैव मुंह चुराया, जिन्होंने अपने शासक वजीद अली शाह के साथ मिलकर देश की गुलामी के मुक्त करने के लिए अपना जीवन अर्पण करने के बजाय वही मीर और मिर्ज़ा शतरंज के खेल पर अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनका जीवन एकदम व्यर्थ गया।
34 पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवतरण की संप्रसंग व्याख्या कीजिए। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अथवा नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी करूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। इसका प्रसंग क्या है? ये गद्यांश मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है। व्याख्या क्या है? वाजिद अली शाह को अंग्रेज सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवध जैसे विशाल राज्य का शासक बिना किसी संघर्ष के बंदी हो जाता है। उसके लिए संघर्ष करने वाला कोई नहीं, सब विलास में मगन है। अहिंसा और कायरता में बहुत अंतर है। ये अहिंसा नहीं, कायरता की पराकाष्ठा थी। ठीक है, तत्सब शब्द मुहावरे वगैरह ये सब लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और क्रिएटिव थोड़ा सा जो पता आ रहा है, जो आ रहा है दिमाग में, जस्ट लिख दो। आज जब मैं मर गया हूँ मगर फिर भी फटा जा रहा है। अब अथवा वाला करते हैं। प्रसंग का है ये गद्यांश ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सूखी राजकुमार से लिया गया। और वाक्य क्या है इसका? जब राजकुमार जीवित थे तब उसे अपने दुख के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनके चारों तरफ सुख सुविधाएं थी। वह आत्म केंद्रित था, उसे दूसरों के दुख का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु मृत्यु के बाद जब हम प्रतिमा रूप से स्थापित हुआ तो उसे वहाँ से सभी दुख दिखाई देने लगे और अपने नगर में इतने अधिक दुख से वह अत्यंत व्यतीत हो गया। ठीक है, इसमें वही लिख देना मुहावरे वगैरह जो भी है। निम्नलिखित गद्यांश का सार एक तिहाई शब्दों में लिखिए। ठीक है, सार लेखन है ये। राष्ट्रीय जागृति तभी होती है जब उसके पीछे संस्कृति की जागृति हो, और यह तो विदित ही है कि किसी भी संस्कृति की आत्मा उसके साहित्य में अर्थात उसकी भाषा में है। इसी बात को हम यूँ कह सकते हैं कि बिना संस्कृति के राष्ट्र नहीं और बिना भाषा के संस्कृति नहीं। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश या जाति के विकास का चिन्ह है। साहित्य से उसे समाज के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठनों, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमें साहित्य के अमूल ग्रंथ रत्न हैं, जिन्हें विचारों से भारत के आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमें देश की विचारधारा और संस्कृति एकता को सशक्त करती है। नई पीढ़ी को देश की समृद्धि संस्कृति के प्रति सचेत रहते हुए उसे संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। ठीक है, जो भी है आपका पत्र, निबंध वगैरह, इन सब की सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में डल चुकी है, तो आप वहाँ से देख लो। ठीक है, आप वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ से वीडियो देखो, कंसेप्ट पूरा समझो, फॉर्मेट वगैरह सब समझो अच्छे से कि लिखते कैसे लिखना है, एंड इन क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं जितना भी करा लूँ, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि सार लेखन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मूल बिंदुओं और का उल्लेख, ठीक है, एक तिहाई शब्दों में आपको सार लिखना है। ठीक है, एंड भाषा शुद्धता, मतलब आप किस भाषा में लिख रहे हो, आपकी वो एकदम टोन एंड ऑल एवरीथिंग शुड बी शुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर जानकारी दे। बड़े भाई, ठीक है, मतलब आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है कि आप बोर्ड की आगामी परीक्षा के लिए किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अथवा अपने क्षेत्र में बड़े अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हो स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखोगे तो आपको औपचारिक पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पत्र लेखन है। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ ये आपका कैसे होने वाला है। पत्र की और निबंध की सेपरेट वीडियो डली हुई है पूरी राइटिंग सेशन की, आप वहाँ से चेक कर लेना हमारे चैनल में, एंड वहाँ से इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, सार लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन, इनको आपको पहले हमारी वीडियो देखनी है, पूरा सीख जाना है, फिर इन क्वेश्चंस को आपको उठा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करना है। पत्र लेखन को कैसे लिखते हैं, पहले तो
पत्र की या तो आप देख लो या तो वो अनौपचारिक है औपचारिक है, पहले तो डिसाइड कर लेना है, ठीक है। प्रस्तुति, भाषा एंड एवरीथिंग, आपका जो कंटेंट है आप वो अच्छे से लिख के बता दोगे, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्द में निबंध लिखे। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका ये कैरी करता है, ठीक है। 7 मार्क्स का है ये, तो एकदम लाइटली नहीं लेना है इसको। निबंध लेखन मीन्स ऐसे लेखन, ऐसे राइटिंग जैसे आप करते हो, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह, ठीक है। बचपन से हम करते आ रहे हैं, आपको वही करना है इसमें भी। कोई भी एक, 4 आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, बहुत ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। मतलब निबंध कैसे लिखते हो आप, कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है, आप पॉइंट्स बना लेते हो ना पहले अपने दिमाग में, क्या आया मैं ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगी वगैरह वगैरह वटेवर, ठीक है। तो आपको जिस टॉपिक के बारे में आपको चीज़ें पता होंगी, पॉइंट्स आपके अंदर बने होंगे, आपको उनके बारे में एकदम स्पष्ट भाषा में एकदम डिस्क्राइब करके बस लिख देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मैंने करा दिया आपको सैम्पल पेपर सॉल्व। आपको आई होप आपको पता चल गया होगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपका एग्ज़ाम कैसे रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन पेपर आने वाला है, एंड आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वन शॉट देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे क्या बोलते हैं वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है हिंदी के चैप्टर्स की, सर्च करो, पढ़ना स्टार्ट करो, वन शॉट वीडियोस देखो एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करो। एंड ये जो राइटिंग हमारा सेक्शन, राइटिंग सेक्शन का निबंध, पत्र वगैरह, इन सब के हमारे चैनल में सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो देख के आप इन क्वेश्चंस, इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड थैंक यू, बाय।